हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने विक्टोरियन एज जो है बहुत अच्छे से कवर कर लिया था डिटेल में। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न एज करेंगे और इसी के साथ ये सीरीज़ जो है हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद जो है हम इम्पोर्टेंट राइटर्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोट्स समझ आ रहे हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं या फिर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपके जो भी सजेशंस जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स जो हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें। आज की वीडियो चलो शुरू करते हैं। मॉडर्न एज, जिसका ड्यूरेशन 1901 से 1945 है। ठीक है, तो इस एज की जो शुरुआत होती है वो क्वीन विक्टोरिया की डेथ से होती है। क्वीन विक्टोरिया जो होती है उनकी डेथ हो जाती है 1901 में। तो उनकी डेथ के बाद मॉडर्न एज शुरू होती है और ये पीरियड जो है ख़त्म होता है वर्ल्ड वॉर सेकंड से। वर्ल्ड वॉर सेकंड का ड्यूरेशन 1939 से 1949 रहता है। अब ये जो मॉडर्न पीरियड है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एडवर्डियन पीरियड और जॉर्जियन पीरियड। ठीक है, इसका ड्यूरेशन देखो मैंने लिख रखा है क्या है कि जो एडवर्डियन पीरियड है वो 1901 से 10 तक है और जॉर्जियन पीरियड जो है वो 1911 से 1936 तक है। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है करने को, इसमें बस ये है कि इस ड्यूरेशन में जो है एडवर्ड किंग होते हैं और इस ड्यूरेशन में किंग जॉर्ज होते हैं। ठीक है, बस इसमें यही है देखने के लिए। तो अब ना मॉडर्न एज में क्या क्या चीज़ें चल रही थी ये सब देख लेते हैं। तो इस एज को एज ऑफ वॉर भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी में हमें वर्ल्ड वॉर वन भी देखने को मिलती है जो कि 1914 से 1918 का ड्यूरेशन रहता है और वर्ल्ड वॉर सेकंड भी इसी एज में देखने को मिलती है जिसका ड्यूरेशन 1939 से 45 तक रहता है। तो इसको एज ऑफ वॉर, एज ऑफ डिस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये सब इसको इस नाम से बुलाया जाता है। देखो मॉडर्न एज में क्या हुआ था ना कि इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, कि हम जो है ना अब की जो जनरेशन थी वो टेक्नोलॉजी पे पूरी तरीके से डिपेंड होने लगी थी। राइटर्स जो थे वो अब पिछले ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, जो रूल्स थे लिटरेचर के या फिर वो सब वो नहीं देख रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कुछ। तो उन्होंने जो है फ्री वर्ड्स में लिखना शुरू किया। इससे पहले तो देखो ये था ना राइमिंग वगैरह में लिखते थे, बट अब के जो राइटर्स थे वो फ्री वर्ड्स में लिखने लगे थे। इसी पीरियड में आकर के हमें बहुत सारी नरेटिव टेक्निक्स देखने को मिलती हैं जिसमें से एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी है जिसके लिए वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस ही बहुत ज़्यादा फेमस है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये एक नरेटिव टेक्निक होती है, स्टाइल होती है। इसमें क्या दिखाते हैं कि एक करेक्टर जो है, जो पर्सन है, उसके क्या थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, वो किसी से बोल नहीं रहा है। ठीक है, वो खाली सोच जो रहा है, उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डेलोवे है। ठीक है, और एक वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। और इसी एज में जो है हमें थिएटर ऑफ एब्सर्ड देखने को मिलता है। हालांकि पीक पे आया था पोस्ट मॉडर्निज्म में, बट हाँ शुरुआत जो है हम कह सकते हैं मॉडर्निज्म से हो गई थी। थिएटर ऑफ अब्सर्ड क्या होता है मैं बता देती हूँ, अब्सर्डिटी। ठीक है, इसमें ये होता है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, इंसान जो है, हमको अपनी ही एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन हम रेज करने लगते हैं, हमको सब कुछ ना मीनिंगलेस लगने लगता है। हिंदी में अगर बोला जाए तो हम कह सकते हैं अपने ही अस्तित्व पे क्वेश्चन करना और इस दुनिया में होना मीनिंगलेस लगना, ये सब जो है एब्सर्डिटी के अंदर आता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो होगा वेटिंग फॉर गोडोट। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्ले है और इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसमें होता क्या है कि दो करेक्टर्स होते हैं, वो वेट करते हैं कि गॉड आएंगे और गॉड आकर के सब कुछ करेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये वेट करते रह जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये आज के टाइम पे भी रिलेवेंट है कि हम वेट करते हैं कि चीज़ें हो जाएं लेकिन होती नहीं है खुद से, हमें खुद करनी होती है। इसी एज में हमें यूज़ ऑफ सिंबलिज्म देखने को मिलता है। सिंबलिज्म क्या होता है कि हम सिंबल यूज़ करते हैं चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सिंबलिज्म स्पेशली इन आर्ट एंड लिटरेचर हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल मैं बता दूं कि मान लो कहीं पे कुछ सीन्स चल रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने रेनबो दिखा दिया, या फिर नॉवल में हमें रेनबो देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो रेनबो सिंबलाइज कर रहा है होप को, हैप्पीनेस को। वहीं पे अगर रेड रोज़ कहीं पे दिखाया जा रहा है तो उसका मतलब है कि वो सिंबलाइज कर रहा है लव एंड रोमांस को। लाइक हम 90 की मूवीज़ देखते हैं, उसमें दो फ्लावर्स दिखा देते हैं, ठीक है, मिलते हुए, तो वो जो है वो उनकी यूनिटी दिखाता है, उनका इंटरकोर्स दिखाता है।
तो वो सिंबलाइज करता है। और ऐसे ही वेडिंग रिंग जो है वो सिंबलाइज करती है मैट्रिमोनी को और कमिटमेंट को। इसी एज में इमेजिज्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। इसमें ये होता है कि बहुत कम वर्ड्स यूज़ करते हैं हम अपनी बातों को रखने के लिए। इस एज को एज ऑफ मोरल डिक्लाइन भी कहते हैं, क्योंकि मोरालिटी धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन होती हुई नज़र आ रही थी। एक तरीके से ना होपलेस सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर हुए हैं वो भी दो, ठीक है, इतने ही आसपास के टाइमिंग में। तो वो कैसे सिचुएशन क्रिएट करेगी, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट लाएगी, ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा ले आएगी, लोग जो हैं वो निराश हो जाएंगे। तो एज ऑफ पेसिमिज्म भी इसको बोल सकते हैं, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। क्योंकि अब देखो जो रिच थे वो रिच होते चले जा रहे थे, जैसे लास्ट वीडियो में हमने किया था, और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा उस वक्त इन्वेंशन होती जा रही थी, तो लोग तो एक तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो भी रहे थे, और ऊपर से जो रिच लोग थे वो सोसाइटी जो थी ना, जिसके पास थोड़ा भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, पीछे भागने लगी थी। तो इसको एज ऑफ वॉर एंड डिस्ट्रक्शन भी बोल देते हैं। और ये सब जो है ना हमें लिटरेचर में साफ देखने को मिलता है। जैसे टी.एस. इलियट की जो वेस्टलैंड है ना, उसमें दिखाते हैं कि डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, अब की सोसाइटी क्या है, कैसे लोग एकदम होपलेस होते चले जा रहे हैं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगता है लोगों को, ये हमने अभी डिस्कस किया था थिएटर ऑफ अपसर्ड में। टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए हैं। इसी बीच डिस्कवरी देखने को मिलती है हमें डीएनए में, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी आती है, इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिलता है। अब दो वर्ल्ड वॉर हुए हैं तो इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को तो मिलेगा ही। सो इट वॉज द एज ऑफ इमेंसिपेशन एंड डिस्ट्रक्शन, फ्रीडम एंड ऑपरेशन, रूइंस एंड अचीवमेंट। अब इसी बीच ना मॉडर्न एज में ही हमें ब्लूम्सबेरी ग्रुप देखने को मिलता है। ये क्या होता है, ग्रुप होता है पोएट्स का, इंग्लिश राइटर्स का, जो कि रेगुलरली मिलते हैं। एक ब्लूम्सबेरी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है लंदन का, तो यहाँ पे ये लोग मिलते हैं। 20th सेंचुरी का फेमस ग्रुप है ये। इसमें 10 जो है वो कोर मेंबर्स होते हैं, जिसमें अगर फेमस नाम लिए जाएँ तो वर्जीनिया वुल्फ, लियोनार्ड वुल्फ, इनके ही हस्बैंड होते हैं ये सब नाम आ जाएंगे। कई बार क्वेश्चन आता है वर्जीनिया वुल्फ कौन से ग्रुप से बिलोंग करती थी, तो ब्लूम्सबेरी आ जाएगा। और इसी बीच हमें वॉर पोएट्स देखने को मिलते हैं। देखो जो भी सोसाइटी में हो रहा होगा ना वो लिटरेचर में देखने को मिलेगा। बोलते ना साहित्य समाज का दर्पण है, तो वही वाली चीज़ है। तो वॉर पोएट्स क्या थे, ये क्रिटिसाइज करते थे वॉर को, ठीक है, ग्लोरीफाई नहीं करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। जिसमें से नाम है, ये एक सेसोन का है और एक ये ब्लंडन का है। तो जो सेसोन होते हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं वॉर को, काउंटर अटैक करते हैं, बोलते हैं कि ये यूज़लेस सफरिंग है, कि जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वॉर के लिए जाते हैं, फिर उसका जो भी रिज़ल्ट होता है, कुछ भी रिज़ल्ट हो, लेकिन ये यूज़लेस सफरिंग है। और ये ग्लोरी को जो है वो रिजेक्ट करते हैं कि अगर कोई जीत भी गया है तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ के लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसमें कुछ ग्लोरिफिकेशन करने लायक नहीं है, इसमें कोई हीरोइज़म नहीं है, इसमें कोई देशभक्ति नहीं है, उल्टा सफरिंग ही है जो कि बेकार की है, नहीं होना चाहिए ऐसा। और ब्लंडन में क्या कहते हैं कि जो वॉर होता है ना वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर देता है। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स देख लेते हैं मॉडर्न एज के जो बहुत प्रोमिनेंट थे। वर्जीनिया वुल्फ बहुत बड़ा नाम है, ये एक मॉडर्न नॉवलिस्ट, एसेइस्ट और क्रिटिक थी, मेंबर थी ब्लूम्सबेरी ग्रुप की। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें, द वोयाज आउट, नाइट एंड डे, जैकोब्स रूम, मिसिस डेलोवे, इंपॉर्टेंट बुक है ये इनकी। ओरलैंडो, अ रूम ऑफ वंस ओन, ये इनका एस्से था जिसमें इन्होंने पर्सनल स्पेस की बात करी थी विमेन राइटर्स के लिए। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट राइटर हैं मॉडर्न एज के टी.एस. इलियट, ठीक है, जिनका ड्यूरेशन 1888 से 1965 रहा है। ये एक फेमस पोएट, प्लेराइट एंड क्रिटिक थे। इनकी अगर पोएम कलेक्शन की बात करें तो प्रूफ्रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन था इनका। पोएम्स 1920, स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स, द वेस्टलैंड, द होलो मैन, ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं इनकी। प्लेस की बात करें तो स्वीनी अगोनिस्टिस है, द रॉक, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। एसेज की अगर इनकी बात करें तो मेटाफिजिकल पोएट्स, इन्होंने एसे लिखा था। जब हम मेटाफिजिकल पोएट्स कर रहे थे तो हमने डिस्कस भी किया था। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये सारे इनके एसेज थे। और इनके जो एसेज थे ना, ये सेक्रेड वुड एक मैगजीन थी, इसमें कलेक्टेड थे। W.B. यीट्स बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं हमारे मॉडर्न एज के। ये एक आयरिश पोएट एंड प्लेराइट थे, ठीक है, और इन्होंने फाउंड किया था एबे थिएटर को, जिसको नेशनल थिएटर भी बोला जाता है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो वो है द केल्टिक ट्वाइलाइट, द रोज, ईस्टर, इन द सेवन वुड्स, द सेकंड कमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी, द टावर,
इसी के अंदर जो है ना लेड एंड स्वान, सेलिंग टू बिजेंटियम, ये सब आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट पोएम है इनके। साथ ही साथ बात करें और इम्पोर्टेंट राइटर्स की इस एज की, तो वो है रुडयार्ड किपलिंग, हेरोल्ड पिंटर, H.G. वेल्स, W.H. ऑर्डन, जोसेफ कोनार्ड की हार्ट ऑफ डार्कनेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसके रिस्पॉन्स में चिनुआ अचेबे ने थिंग्स फॉल अपार्ट में इनको क्रिटिसाइज़ किया था और बोला था कि इन्होंने रेसिज्म दिखाया है अपने हार्ट ऑफ डार्कनेस में। जॉर्ज ऑरवेल, जॉन गाल्सवर्दी, G.B. शॉ, जेम्स जॉयसी, तो ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं हमारे मॉडर्न एज के। और आज इसी वीडियो के साथ जो है हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ कंप्लीट होती है। आने वाली वीडियोस में हम इंपॉर्टेंट राइटर्स जो हैं उनके बायोग्राफी और उनके वर्क्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट योर सजेशंस।